आवाज़ ठीक है? आवाज़ ठीक है या नहीं है? ठीक है सर। चलो सर अब तो आ रही है। ठीक है। कल हम बात कर रहे थे एक तरह से क्या उसके क्या बोलते हैं ना कि इटली में जो फांसीवाद का जन्म होता है उसको चर्चा कीजिए कि किस प्रकार से जो इटली में एक तरह से हम ये देखते हैं कि भाई धीरे धीरे जो वहाँ की सरकार थी वो नाकाम होती है अपने कार्य में, और नाकाम होने के बाद फिर हमें दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार से जो तानाशाही जैसे जिनके विचार थे, खासकर फासिस्ट पार्टी जो वहाँ पे बनती है, और फिर उसके तहत एक तरह से हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक लाल कुर्ती सैनिक की अनडिक्लेयर्ड आर्मी बनती है, और वो 50,000 की जो स्वयं सेवक थे उनके बल पर मुसोलिनी सत्ता पर काबिज होता है और सत्ता पर अधिकार भी कर लेता है, प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेता है, और उसके बाद एक तरह से फासिस्ट जो व्यवस्था है वो सामने आती है। मुसोलिनी ने पहली बात तो ये रखी कि फासिस्ट का सिद्धांत क्या है, और फिर किस प्रकार से वो पूरी इकोनॉमी को, यानी इटली की जो पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो हम देखते हैं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं तो सिद्धांत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है उसमें यह आता है कि मुसोलिनी कहता है कि भाई जो सर्वसत्तावादी राज्य है, यानी टोटलिटेरियन स्टेट, यानी सारे अधिकार, जिसकी हम कल भी बात करते कि सारे अधिकार एक तरह से उसके यानी राज्य के अंदर व्यक्ति मात्र के अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भाई जो जितने भी दल हैं, या फिर यानी वो बात करते हैं फिर एक दल एक नेता के रूप में, यानी मुसोलिनी शासन की सारी जितनी शक्तियाँ थी सारे अपने हाथ में केंद्रित कर लेता है, और एक तरह से हर व्यक्ति को राज्य के लिए समर्पित होने की बात करते हैं। और फिर दूसरी बात आती है व्यक्तिवाद के विरुद्ध, यानी अगर व्यक्तिवाद है तो वहाँ पर ये होता है कि हर व्यक्ति का अधिकार है और उसके अधिकारों को देना पड़ेगा, मगर जो फासिस्ट या जो फासिज्म है वो ये कहता है कि मतलब व्यक्ति के नहीं, राज्य के ही अधिकार है, राज्य किसी से कुछ भी काम करवा सकता है, तो व्यक्तिवाद की जगह फासिज्म में नहीं है। तीसरी बात आती है प्रजातंत्र का विरोधी, यानी एंटी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ही ये होती है कि मतलब हर व्यक्ति की समान, हर व्यक्ति की अपनी वैल्यू है, हर व्यक्ति का अपने अधिकार है, मगर जब अधिकार स्टेट देगा तो अधिकार जाहिर सी बात स्टेट कम हो जाएगी, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती, यानी एंटी डेमोक्रेसी भी है एक तरह से। फिर वो कहते हैं कि समानता का विरोधी है, एंटी इक्वलिटी। मुसोलिनी कहता है कि मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सभी लोग ऐसे समान, और वो कहता है कि मुसोलिनी उच्चता की जो भावना है, यानी अगर हम कह सकते हैं कि भाई क्योंकि जो तानाशाही होती है या फिर सर्वसत्तावादी जो व्यवस्थाएं होती हैं वो ये दिखाती हैं कि मतलब भाई रूल करने वाले सामान्य लोग नहीं। ये वैसी ही अवधारणा है जैसे हम प्राचीन काल और मध्यकाल में देखते थे कि जहाँ पर हम ये कहते हैं कि भाई कि जो शासन की जो अवस्था है या फिर शासन का जो स्वरूप है, वो स्वरूप ये कहता है कि भाई केवल राजा को देवता ने शासन करने के लिए बोला है। तो वो बात हमें यहाँ पर भी दिखाई पड़ती है। यहाँ पर ये बताया जाता है कि मतलब भाई जो मुसोलिनी कहता है कि मतलब सब जो हैं सारे समान नहीं है, और असमान लोगों में एक तरह से शक्तिशाली जो हैं वो एक तरह से फासिस्ट व्यवस्था संभालते हैं। साम्यवाद का विरोध है। साम्यवाद का विरोध इसलिए है कि मतलब भाई जब उत्पादन के जितने भी साधन होंगे, जब उनके ऊपर एक तरह से राज्य का अधिकार है या राष्ट्र का अधिकार है, और मजदूर या फिर किसी भी प्रकार का जो वर्ग है उसके अधिकारों को एक तरह से जब हम कहते हैं कि मतलब भाई एक तरह से समायोजित तरीके से उन्हें जब अधिकार नहीं दिए जाएंगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि राज्य के अधिकार बढ़ेंगे। और जब हमने रूस की क्रांति देखी तो वहाँ पर एक तरह से जितने भी संसाधन थे उनके ऊपर जनता का अधिकार होता है एक तरह से, यानी राष्ट्र संसाधनों का पुनर्वितरण करता है। वैसा हमें, क्योंकि अगर ऐसा यहाँ पर होगा तो फिर सत्ता पर कब्जा करने के लिए जो व्यवस्था बनेगी उस व्यवस्था में पावर नहीं होगी।
तो इसलिए मुसोलिनी कहता है कि वर्ग संघर्ष के स्थान पर कहता है कि सभी वर्ग, यानी वर्ग संघर्ष का अर्थ है कि एक वर्ग और दूसरे वर्ग के हित और कार्य अलग अलग है, टकराव दोनों में। वो कहते हैं जब टकराव होगा तो कोई राष्ट्र कैसे एक तरह से विकास करेगा। इसलिए कहता है कि सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहे हैं। शांति का विरोधी है, यानी फासिस्ट कहते हैं कि शांति का हम विरोधी, हम युद्ध की समर्थक है। कहते हैं शांति कायरता का प्रतीक एक तरह से, जैसे क्योंकि शांति से बलिदान की भावना समाप्त हो जाती है और युद्ध मानव शक्ति का परिचायक है। युद्ध से साहस, शक्ति, बलिदान की भावना जागृत होती है, जो युद्ध आवश्यक है। वो मानता है कि आज भी युद्ध जारी है और आगे का युद्ध भी कल की क्रांति है, क्योंकि जो व्यवस्था बनती है फासिज्म में, तो यही रहता है कि मतलब किस प्रकार से सारा जो साधनों का अधिकार करना है, तो तभी होगा जब युद्ध जैसे हालात होंगे तो कोई फिर सबसे पहले यही सोचेगा कि हाँ राष्ट्र को बचाए, अपने वजूद को तो बाद में बचाए। तो इसीलिए युद्ध जरूरी है। तर्क के विरोधी हैं, वो कहते हैं कि बुद्धि, फासिज्म में तर्क और बुद्धि का कोई विश्वास नहीं, कोई स्थान नहीं होता। राजा या जो प्रशासक जो भी कहे वो सही है और जनता का एकमात्र कर्तव्य है कि वो उस चीज को, नेता की आज्ञा को माने बिना सोचे समझे। फिर कहता है स्वतंत्र व्यापार का विरोधी है, जहां पर ये कि आर्थिक व्यवस्था में कहता है कि राज्य का हस्तक्षेप होना जरूरी है। वह देश के हित में पूंजीपति और एक तरह से हम कह सकते हैं कि मजदूर वर्ग दोनों के सहयोग को जरूरी मानते हैं और कहते हैं कि ये हम नहीं चाहते कि पूंजीपति मजदूरों का शोषण करें और मजदूरों और पूंजीपतियों का सरकार पर नियंत्रण, यानी मजदूरों और पूंजीपतियों के ऊपर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। फांसीवाद ना तो किसी प्रकार के एक तरह से हम कह सकते हैं कि हड़ताल करने की परमिशन देता है और न ही पूंजीपतियों के कारखाने बंद करने की परमिशन देता है। सारा कुछ एक तरह से सरकार के अधीन ही है, यानी कौन सा व्यापार कब करना है, किसके साथ करना है, सारा एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई राजा या फिर एक तरह से तानाशाह या फिर एक तरह से इटली या शासक है मुसोलिनी, वो ही डिसाइड करेगा। अंतर्राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो उसके विरोधी एक तरह से कहते हैं कि फासिलवाद जहाँ जिस तरफ एक उग्र राष्ट्रीयता के समर्थक है, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीयता में फांसीवाद का कोई विश्वास नहीं। यानी अंतर्राष्ट्रीयता कहती है कि भाई आपस में सभी भाई हैं या फिर एक तरह से सबके बीच में एक तरह से समानता या फिर एक तरह से मैत्रीपूर्ण भाव या मैत्रीपूर्ण संबंध है। अगर मैत्रीपूर्ण संबंध है फिर युद्ध नहीं होंगे। युद्ध तभी होंगे जब दुश्मन देश होंगे और दुश्मन देशों के बीच में राष्ट्रीयता नहीं होती है। तो इसलिए वो कहता है कि मतलब युद्ध आवश्यक है, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता। और इसीलिए मुसोलिनी राष्ट्र संघ जैसी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने थे उनकी अवमानना भी करते हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो सारी व्यवस्था थी वहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार से, यानी इटली में जो फांसीवाद स्थापित हुआ तो उस फांसीवाद में हमें ये दिखाई पड़ता है कि व्यक्ति के अधिकार समाप्त किए गए। वर्ग संघर्ष की जो समाप्ति की घोषणा है वो औपचारिक रूप से की गई तरह से, मगर व्यवहारिक रूप से वो चलता रहा। सिर्फ ये कहने से कि मतलब भाई पूंजीपति और वर्ग एक तरह से मजदूर दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो वो समस्या का समाधान नहीं होता है, बल्कि समस्या को दबाने वाली बात हो जाती है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब नाजीवाद या फांसीवाद इटली में बढ़ता है तो फिर नीतियों में बदलाव आता है, चाहे वो गृह नीति थी चाहे विदेश नीति थी। तो कुछ पोर्शन पे हम देखते हैं कि गृह नीति में क्या बदलाव आता है। तो पहले तो न्यू इकोनॉमिक सेटअप आता है। एक तरह से जब राष्ट्रीय बजट की बात की गई तो 6 अरब से अधिक घाटा चल रहा था। मुद्रा का जो मूल्य था वो लगातार गिरता जा रहा था एक तरह से। और वित्त मंत्री मुसोलिनी ने अपने नए वित्त मंत्री डी स्टेफनी की सहायता से नहीं सुधार किए, सरकारी खर्चों में कटौती की गई, नए कर लगाए गए और 1925 तक यानी 22 से 25 तक
जो सारी व्यवस्था थी उसे संतुलित कर लिया गया। मुद्रा का रुपना गिरना बंद हो गया, रेलवे में फैली अव्यवस्था को दूर किया गया और कुछ और उपाय किए गए इसमें। एक तो सिंडिकेट होते थे मजदूरों के संग, एक तरह से सिंडिकेटिज्म को बढ़ावा देता है, यानी पूंजीपतियों और मजदूरों के संघ को बढ़ावा देता है और कहता है कि मतलब वर्ग संघर्ष को दूर करके राष्ट्र की एकता, राष्ट्र के विकास और राष्ट्र की एक तरह से शक्तिशाली बनाने में सबका सहयोग चाहिए। और केंद्र ने 13 सिंडिकेटों का निगम गठन किया और इसके नियंत्रण निगम मंत्री के हाथ में दिया गया और इस निगम मंत्री का पद को मुसोलिनी स्वयं संभाला। और ये जो निगम थे ये अलग अलग व्यवसाय के थे सारे। मजदूरों के अधिकार पत्र की बात करता है 1927 में घोषित किया गया, जिसमें रविवार का दिन छुट्टी की बात करते करते मजदूरों को चिकित्सा, मृत्यु, मुआवजे, बीमा, बुढ़ापा पेंशन वगैरह ये सारी बातें एक तरह से उसमें दिनों की बात करती है। 8 घंटे निश्चित करने की बात की गई, एक तरह से व्यवहारिक रूप से बात रखी गई। हड़तालों की पूर्ण पाबंदी कर दी गई। निगम स्थापित किए जाए, एक तरह से व्यवस्था को सुधारने के लिए अलग अलग निगम बनाए गए। देश में 22 निगम बनाए गए जिनका मुख्य कार्य था कि वितरण, किसी भी वस्तु के वितरण और मूल्य की व्यवस्था को ठीक करना, मालिक और मजदूरों के झगड़ों को ठीक करना। और उसके बाद फिर हम कह सकते हैं कि भाई और उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसकी बात करें। फिर कारपोरेट स्टेट अधिनियम एक पास किए, नियम पास किए गए 1928 में। इसमें था कि आर्थिक क्षेत्र को राजनीति से जोड़ दिया गया, यानी एक तरह से अब आर्थिक विभागों को देश की लोकसभा चलाने का अवसर मिल गया। और जो 13 सिंडिकेट बनाए गए थे वो सारे मामले को देखते हैं। बेरोजगारी दूर करने की बात की गई, एक तरह से बेरोजगारों को काम मिल जाए, सड़कों, स्कूलों, मरम्मत की गई, नए रोड बनवाए गए ताकि लोग एक तरह से काम करें। कृषि में सुधार किए गए, बहुत सारी जो बंजर जमीन पड़ी हुई थी उसको एक तरह से कृषि योग्य बनाया गया। गेहूं के उत्पादन की बात की गई, सरकार की तरफ से लोन दिए गए ताकि लोग कृषि की तरफ जाएं। और बहुत सारे सिनेमाज लगाए गए जहाँ पर कृषि के जो नए नए विचार जो इंग्लैंड में शुरू हुए थे कभी, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई 1926 के बाद इटली का विदेशी व्यापार घटने लग जाता है। और फिर 1929 में जो आर्थिक मंदी आई, उस आर्थिक मंदी ने पूरे विश्व को एक तरह से तोड़ दिया, तो इटली भी उससे बच नहीं पाई। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है कि इटली भी एक तरह से हमें ये दिखता है कि भाई वो भी इस चीज़ से बच नहीं पाता। तो बहुत सारे एक तरह से लगभग 10 लाख लोग अचानक एक तरह से बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह से पूंजीवादी व्यवस्था ही थी इटली में, भले उसका नाम फासीवाद था। तो शिक्षा में सुधार की बात करता है, बहुत सारे नए यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज खोले जाते हैं। और खासकर एक व्यक्ति थे जियोवानी जेंटाइन, उसके नेतृत्व में शिक्षा प्रसार के लिए जेंटाइन सुधार योजना लागू की जाती है। तो 14 वर्ष के जितने बच्चे सबके लिए प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य की गई तरह से। और फिर 21 से लेकर 33 वर्ष तक सबके लिए सैनिक शिक्षा अनिवार्य रूप से लागू की, जो एक तरह से मेन फीचर था एक दिल्ली के नए संगठन या फिर एक तरह से नई व्यवस्था। विकास किया गया, कला का उदारवादी विचारों का अंत किया गया, यानी एक तरह से उदारवादी जितने भी नेता थे उनको हत्या की गई या उनको एक तरह से उनके दलों को अवैध घोषित कर दिया गया, उनको दबाने की हर प्रयास किए गए। और देश में सभी पुरुषों को, मर्दों को, महिलाओं को मुसलमानों की आज्ञाकारिता की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी, जैसे विश्वास करो, आज्ञा मानो और युद्ध करो के नारे बुलंद किए गए एक तरह से। और जनतांत्रिक जो प्रणाली थी विचारों की, उसको समाप्त करके एक तरह से पूर्णतः फासिस्टी कर दी, जैसे हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं अल्पसंख्यकों के प्रतिबंध लगाए, अनेक जाति का सूत्रता की बात करते हैं, जिस तरह से
नाजीवाद में एक तरह से आर्यों की पवित्रता की बात करते हैं हिटलर, वैसे ही यहाँ पर हम जाति शुद्धता की बात करते हैं। शुद्ध इटली के लोग भी हम भी आर्य, बिल्कुल पवित्र वाले आर्य, और यहूदी इस्लाम और अन्य जातियों को निम्न स्तर के मानते हैं, इसलिए उनके ऊपर अत्याचार भी होते हैं। बहुत सारे एक तरह से प्रतिबंध लगाए जाते हैं। बहुत सारे यहूदी जिस तरह से जर्मनी छोड़ के भाग जाते हैं, वैसे इटली में छोड़ के भागते हैं। धार्मिक नीतियाँ बनती हैं। पोप का जो क्षेत्र था वो सीमित कर दिया गया अपने आप को। उसने वेटिकन जो सिटी थी वहाँ तक वेटिकन में अपनी रोम के अंदर एक तरह से वेटिकन सिटी थी, तो वो अपने आप को वेटिकन का बंदी समझता है। और बहुत सारी जो इससे समस्याएं दिखाई पड़ती हैं, और खासकर मुसोलिनी ने पोप 11वें पायस 11वें के साथ समझौता करने की स्थापना करते हैं। एक तरह से अनेक राजनीतिक संधियाँ होती हैं, फिर आर्थिक संधियाँ भी होती हैं और धार्मिक संधियाँ भी होती हैं। पोप ने स्वयं कहा कि इटली ने ईश्वर पा लिया और ईश्वर को इटली मिल गया। इस समझौते से एक तरह से ये था कि मतलब भाई पोप के जब सब समझौता हुआ तो पोप ने भी एक तरह से वैधानिक मान्यता दे दी मुसोलिनी के शासन को। और जिस तरह से हम कहते हैं कि मतलब ईसाई धर्म की बात करते हैं, जब आप शासक की बात नहीं मानते तो आपको धर्म से बाहर किया जाता है, और धर्म से बाहर होने का अर्थ होता है कि मतलब मृत्यु दंड एक तरह से। तो यहाँ पर ये जो पोप ने इटली ने ईश्वर को पा लिया है, और इटली को अवसर के इटली को ईश्वर ने पा लिया एक तरह से, यानी जो बात कर, और राज्य का सरकार ये तरह से इटली का इससे महत्व, मुसोलिनी का महत्व इससे बढ़ जाता है। तो राज्य की सरकार और नागरिक का ध्यान धार्मिक विवाद से हटकर देश के विकास की तरफ चला जाता है। जनसंख्या में वृद्धि होती है, लगभग हम ये कह सकते हैं कि भाई 1926 में जितने भी अविवाहित पुरुष थे सबके ऊपर टैक्स लगा दिया। बड़े बड़े जो परिवारों के मुखिया थे उनको सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी, उन्हें इनाम देकर सम्मानित किया। यानी एक तरह से जनसंख्या बढ़ाने की बात यहाँ पर, यानी प्रोत्साहन की गई। हमें बिल्कुल क्लियर आवाज़ नहीं आ रही है प्रिया, और ये जो प्रीति बताओ बेटा। आ रही है सर। बढ़िया आवाज भाई विशाल एक बार दोबारा लॉग आउट कर लो, एक बार मीटिंग छोड़ लो, दोबारा आ जाओ। तो एक तरह से जनसंख्या बढ़ाने के पीछे जो सबसे मेन रीजन था वो ये था कि मतलब भाई जब जनसंख्या बढ़ेगी तो युद्ध करने में आसानी हो। जब आपकी जनसंख्या ही कम है तो फिर कितने लोगों को किस युग में भेजोगे? ठीक है, तो कितने लोगों को भेजोगे आप? तो वो कंडीशन यहाँ पर रहती है। तो ये एक तरह से यानी घरेलू मोर्चा अगर देखें हम तो कुछ बातों को छोड़ करके, यानी जहाँ पर मजदूरों के या फिर व्यक्ति मात्र के अधिकारों का कानून होता है, बाकी तो ये लगता है कि भाई यहाँ इटली को सशक्त बनाने के लिए मुसोलिनी बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मगर जब हम विदेश नीति देखते हैं इटली की तो लगता है कि मतलब एक तरह से इटली का विकास नहीं बल्कि इटली को युद्ध के करीब लेके जा रहे हैं। तो वही चीज़ हमें देखने को मिलती है। और मुसोलिनी एक बार कहते हैं कि युद्ध का सामना करने वालों व्यक्तियों पर ही श्रेष्ठता की मोहर लग सकती है। उसकी विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य था कि इटली भूमध्य सागर को इटली की झील बनाना। भूमध्य सागर की लोकेशन अगर आपको ध्यान में हो तो जिसके भूमध्य सागर के बिल्कुल नीचे एक तरह से अफ्रीका है, और भूमध्य सागर से अरब सागर होते हुए जो सुएज नहर है, और सुएज नहर के माध्यम से ही जो एशिया के साथ व्यापार होता था 1869 के बाद जो सुएज नहर राष्ट्रीयकरण किया गया, तो उसके माध्यम से बहुत सारा व्यापार यूरोप के साथ होता था, एशिया का। तो उस सारे लोकेशन के ऊपर एक तरह से, क्योंकि वो एरिया ऐसा था जो पूरे एशिया को या अफ्रीका का काफ़ी बड़े एशिया को यूरोप से जोड़ता था। तो मुसोलिनी चाहता है कि भूमध्य सागर को एक तरह से इटली की झील बनाए, यानी इटली का उसके ऊपर वर्चस्व हो, तो उसकी बात करता है। और इसलिए वो कई संधियाँ भी करता है, जैसे भूमध्य सागर सेवर्स की संधि कहता है। इसके माध्यम से जो द्वीप थे उनमें यूनान ने अपना आधिपत्य छोड़ दिया,
और फिर लोशन की संधि होती है, यानी जो टर्की जो राष्ट्र है तो उसके जो छोटे मोटे द्वीप थे उसने वो छोड़ दिए उसके नाम से। नौसैनिक अड्डे बनाए गए, द्वीप को किलीबंदी करता है। और ये जो छोटी छोटी संधियाँ थी ये मुसोलिनी की पहली सफलता। फिर 1923 में ही एक दूसरी घटना थी, कोरफू, अल्बानिया और यूनान के बीच सीमा विवाद चल रहा था और राष्ट्रसंघ ने एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाए, अंतर्राष्ट्रीय कमीशन बनाए। और इस कमीशन जब यूनान की यात्रा पे था तो इस कमीशन का जो मुखिया और 4 अन्य सदस्यों की यूनान में हत्या कर दी गई। मरने वालों में 3 इटली के लोग थे। मुसोलिनी ने इस घटना पर आक्रोश जताया और यूनान से 5 दिन में मामले की जांच करने, दोषियों को सजा देने की बात, दोषियों को मृत्युदंड देने और यूनान द्वारा इटली से माफ़ी मांगने की बात करते और क्षतिपूर्ति में 5 करोड़ लीरा इटली को देने की मांग की। ये वैसी कंडीशन है जब प्रथम विश्व युद्ध की बात हम जब करते हैं तो जब आसिया के राजकुमार की हत्या सर्बिया में होती है, सर्बिया के लोगों द्वारा होती है तो युद्ध बढ़ता है। तो वैसे ही यहाँ पर एक से सहारा लिया जा रहा है इटली के द्वारा कि मुसोलिनी चाहता है कि युद्ध करने के बहाने तो हों कुछ, तो उसको बहाना मिल जाता है। यूनान इस मांगों को अस्वीकार करता है और मामले को यूएन में लेके जाता है, यूनाइटेड नेशंस में लेके जाता है, राष्ट्रसंघ में ले जाता है। और मुसोलिनी ने राष्ट्रसंघ की उपेक्षा करते हुए 31 अगस्त 1923 को यूनान का जो द्वीप था कोरफू, वहाँ पर बमबारी करता और इटली को एक तरह से, और अनंत में राष्ट्रसंघ को मामले में जाने के बाद एक तरह से बुलाना पड़ा, जिसमें यूनान को इटली से माफ़ी मांगने और 5 करोड़ लीरा की देने की सिफारिश की गई और साथ में इटली को अपनी सेनाएं वहाँ कोरफू द्वीप से वापस जाने की बात करती। हालांकि अपनी सेनाएं हटाने से मुसोलिनी इनकार करता है, मगर इंग्लैंड उसको धमकी देता है, जिसके लिए वो कहता है कि चलो ठीक है भाई, 5 करोड़ की राशि तो ले लेते हैं। और 27 सितंबर को यानी लगभग 20-27 दिन के बाद उसने इसको खाली कर दिया। और यूनान से इतनी बड़ी धनराशि मिलने से और राष्ट्रसंघ की नाफरमानी करने से मुसोलिनी का कद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर अल्बानिया के ऊपर अधिकार करता है, 1926 की बात है। अल्बानिया एक तरह से वो कहते हैं कि जल डमरू जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं उनकी बात होती है। शांति सम्मेलन में एक तरह से अल्बानिया को नेतृत्व छोड़ दिया गया और स्वतंत्र छोड़ दिया गया, मगर अहमद जाग जो अल्बानिया का शासक था एक तरह से, उसने देश की स्थिति सुधारने के लिए मुसोलिनी से काफ़ी कर्ज लिया और मुसोलिनी ने अल्बानिया पर अधिकार करने का सोच से प्राप्त कर, यानी एक तरह से कर्ज दे दिया। तो वो अवसर है कि कभी कर्ज नहीं देगा वापस तो अधिकार कर लेंगे। तिराना की संधि होती है 27 नवंबर 1926 को, जिसके माध्यम से ये किया गया कि मतलब भाई अल्बानिया किसी दूसरे देश के साथ संधि नहीं करेगा, केवल इटली के साथ करेगा। ये भी एक तरह से साम्राज्यवादी जो दास्ता होती है उसका एक स्वरूप है। और इस तरह से जो आंतरिक मामले थे अल्बानिया के ऊपर और उनका अधिकार एक तरह से उनके ऊपर हस्तक्षेप करने लग जाता है। और अंत में ऐसा होता है कि 1939 तक आते आते अल्बानिया का जो सरदार था यानी एक तरह से अहमद जाग, वो अल्बानिया छोड़ देता है क्योंकि मुसोलिनी आक्रमण कर देता है। और 1939 से जब ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही? हाँ भाई प्रीति बताओ बेटा क्या कर रहे हो, आवाज आ रही नहीं आ रही है? करीब तो थोड़ी सी कटा है तो थोड़ी सी। वही 5 मिनट हो गया तो हो जाए क्लास ले। तो अल्बानिया पर अधिकार कर लेते। फिर टेंजर एक संकट था 1927 में आता है, मोरक्को की बंदरगाह टेंजर, तो उस पर अधिकार करने की बात आती है। जंगी जहाज भेज दिए, घोषणा की कि मतलब भूमध्य सागर के ऊपर में इटली को भी दिलचस्पी तरह से, तो वो वहाँ पर भी तरह से अपनी शक्ति प्रदर्शन करता है कुछ
फिर अनेक विदेशी राज्यों से संधियाँ करता है। सबसे पहली संधि हुई 1924 में रूस के साथ। रूस की जो बोल्शेविक यानी सरकार थी, उसने इटली को एक तरह से जो ये हस्तक्षेप हुआ था, यानी जो वहाँ की जो ओरिजिनल सरकार थी उसको हटा करके एक तरह से इटली की मुसोलिनी की सत्ता को स्वीकारता मिल जाती है। जैसे आजकल हम देखते हैं अफगानिस्तान में जो सरकार थी उसको हटाकर तालिबान ने अधिकार कर लिया है, तो एक तरह से पाकिस्तान और चीन उसको यानी एक तरह से मान्यता देने की लगभग नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो वैसी कंडीशन यहाँ पर भी दिखाई पड़ती है। और फिर 1927 में हंगरी, 1928 में यूनान और 1930 में ऑस्ट्रिया के साथ मित्रता की संधि होती है। और 1933 में जब इटली का उत्कर्ष हुआ तो मुसोलिनी को भय था कि इन प्रदेशों पर कहीं वो स्वयं अधिकार न कर ले, तो ऑस्ट्रिया को प्रभाव को एक तरह से मुसोलिनी बनाना चाहता था। तो फिर उसने एक तरह से जर्मनी के साथ भी एक तरह से संधि करने की बात करता है। तो 1935 में फ्रांस और इटली की भी समझौता होता है। फिर 1934 में इटली राष्ट्रसंघ का सदस्य बन जाता है। और 1935 में हिटलर द्वारा वर्साई की संधि की धारा की उल्लंघना करने पर इटली, फ्रांस, इंग्लैंड के प्रतिनिधियों से स्ट्रेसा समझौता किया और हिटलर के विरुद्ध एक शक्तिशाली मोर्चे निर्माण कर लिया। ये यहाँ तक अगर हम 1935 तक देखते हैं तो मुसोलिनी और हिटलर दोनों अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, मगर 1936 में व्यवहार बदलता है, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई व्यवस्था बदलती है। अबिशीनिया या इथोपिया इस पे अधिकार करते हैं, क्योंकि 1930-32 में जो विश्वव्यापी जो मंदी आई उससे इटली का एक तरह से हम कहते हैं कि भाई बहुत सारा जो आर्थिक हालत थी वो खराब हो गई। 1934 तक लगभग 2.5 लाख लोग एक तरह से बेकार बैठे, तो जनता का ध्यान भी बेकारी की तरफ था, बेरोजगारी तक। तो उनको सबसे ज़्यादा सही ये लगा इटली को उस समय, उनको सबको युद्ध के लिए तैयार कर दिया। और यानी अबिशीनिया एक तरह से व्यापारिक दृष्टि के रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण था, कच्चा माल वहाँ पर पर्याप्त था। मुसोलिनी ने कहा कि औद्योगिक सामग्री प्राप्ति के लिए युद्ध करने को तैयार हो जाओ, यदि विजय मिलेगी तो अबिशीनिया का बादशाह बनेगी, अन्यथा वह इटली का शासक तो है। और इटली के एक तरह से दूसरा काम ये भी था कि 1896 में अबिशीनिया ने एक तरह से इटली ने जब अबिशीनिया के ऊपर आक्रमण किया था तो अबिशीनिया ने इटली को हरा दिया था। और ये पहला अवसर था जब किसी यूरोपीय शक्ति को किसी एशियाई अफ्रीकन कंट्री में या फिर देश ने हराया था, तो वो भी रीजन था, उसका बदला भी लोग लेना चाहते थे। और फिर जापान ने भी मंचूरिया पे 1931 में अधिकार कर लिया था। हिटलर का उत्कर्ष पूरा होने से भी मुसोलिनी को अपनी इच्छाएं पूरी करने यानी बदले के क्षेत्र पर अधिकार करने की बात रहती है। तो ये सारी बातें देखते हुए 1935 में अबिशीनिया पर आक्रमण कर दिया और इटली की सेनाएं आगे बढ़ रही थी। राष्ट्रसंघ इसका विरोध करता है, मगर मुसोलिनी उसको कोई इसको तवज्जो नहीं देता। तो मुसोलिनी से कोई तवज्जो नहीं देता है। और फिर धीरे धीरे हमें ये लगता है कि भाई एक तरह से अगर हम इसकी बात करें और एक तरह से जब हम इसकी बात करते हैं फिर राष्ट्रसंघ इसका विरोध करता है। इटली पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, मगर इटली ने फ्रांस और इंग्लैंड की सहमति प्राप्त थी, इसलिए
कोई व्यवस्था नहीं बन पाती है। और 1936 में इटली के ऊपर उसमें शायद आवाज़ आनी बंद हो गई थी, नेट कनेक्शन टूट गया था। अब आवाज़ आ रही मेरी? हाँ सर। चलो नेट भी चेक करो। तो इस तरह से 1936 में जो अबिसिनिया थे उसके ऊपर इटली का अधिकार हो जाता है। हालांकि राष्ट्रसंघ उसको हटाने की बात करता है अधिकार को, मगर इटली, इंग्लैंड और फ्रांस की तरह से मुख्य सहमति इटली को थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मतलब भाई इजकार इतिहासकार कहते हैं कि भाई फ्रांस और इंग्लैंड में यहाँ पर तुष्टीकरण की नीति पर लोग चल रहे हैं, और ये राष्ट्रसंघ के लिए बहुत भयंकर मार थी। और रोम बर्लिन दूरी की संभावना से ये सब स्पष्ट हो जाता है। इसी बीच एक नई व्यवस्था आती है 1936 में। राष्ट्रसंघ की जो सदस्यता थी उसे त्यागपत्र दे देता है, और ऐसी स्थिति में लगता है कि मुसोलिनी अकेला रह गया है, और साम्राज्यवादी युग में इटली का अकेला रहना संभव नहीं था। तो वो एक ऐसे मित्र की तलाश में है जहाँ पर उसके जैसे विचारों को बढ़ावा मिले। तो हिटलर की एक तरह से, हिटलर को भी एक ऐसे मित्र की सहायता थी, वो भी तलाश कर रहा था जैसे उसके जैसे एक तरह से विचारों की बात हो जाए। तो 22 अक्टूबर 1936 को इटली और जर्मनी के बीच में एक समझौता होता है, जिसे इतिहास में रोम बर्लिन दूरी के रूप में जाना जाता है। एक बार हॉल में जाना, एक बार क्या कह रहे हैं, फोन आ रहे दो बात से। तो एक तरह से दोनों अपने अपने कहते हैं कि अपने हितों की बात, समय की बात पूरी करने की बात करते हैं, और साम्यवाद के खिलाफ एक तरह से एंटी कॉमर्टन पैक्ट की भी घोषणा यहाँ पर होती है। और एक तरह से ये इसमें 1937 में जाकर जापान भी शामिल होता है। नाम था एंटी कॉमर्टन यानी साम्यवाद के विरोध, मगर धीरे धीरे एक तरह से ये साम्राज्यवाद को फैलाने की एक व्यवस्था बन जाती है। और इसी बीच स्पेन में गृह युद्ध होता है, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि भाई स्पेन में जो गृह युद्ध होता है उसमें भी मुसोलिनी एक तरह से हस्तक्षेप करता है। और चुनाव होते हैं 1936 में, उदार और उदार दल दोनों के बराबर स्थान थे एक तरह से। तो उदार जो दल था वो सत्ता को अपने हाथ में लेने का प्रयास करता है, मगर जनरल फ्रैंको के नेतृत्व में अनुदार बल यानी जो कट्टरपंथी जो लोग थे उन्होंने गृह युद्ध कर दिया। और कट्टरपंथियों को एक तरह से मुसोलिनी अपनी सहायता देता है, समर्थन करता है, और फ्रैंको के शासक बन जाने से मुसोलिनी का वहाँ पर एक तरह से भय भी स्थापित होगा, प्रभाव भी स्थापित होगा। इसी बीच एक घटना और होती है जिसे हम कहते हैं कि फौलादी समझौता, स्टील पैक्ट। 22 मई 1939 को जर्मनी के साथ एक राजनीतिक सैनिक समझौता होता है, और कहते हैं कि इन दोनों देशों ने एक दूसरे की सहायता देने का, युद्ध के साथ शक्ति संधि के युद्ध या फिर ऐसी कोई व्यवस्था आती तो एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो ये सारी बातें होती हैं, और फिर एक तरह से जर्मनी की तुलना में इटली अधिक निर्बल था, इसलिए युद्ध का समर्थक होते हुए मुसोलिनी ने पोलैंड के मामले में शांतिपूर्ण समझौता कर दिया। इसी के साथ फिर हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। शुरुआत में इटली जीतता है, मगर इटली के बाद फिर उसका पतन भी होने लग जाता है। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण करती जर्मनी ने, जिसको एक तरह से इटली मुसोलिनी ने समर्थन करना पड़ा बात को। और 3 सितंबर 1939 को इंग्लैंड और फ्रांस ने भी हिटलर के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तो धीरे धीरे हिटलर भी जीत रहा है, फिर मुसोलिनी भी जीत रहा है, मगर 1943 तक आते आते इटली युद्ध से हारने के कगार पर पहुंच जाता है। और 10 जुलाई 1943 को सिसिली पर आक्रमण कर दिया गया, यानी ब्रिटेन और अमेरिका की सीमा। सिसिली एक द्वीप था, उस नेपल्स और सिसिली जो नीचे लटके हुए एक तरह से क्षेत्र, और बड़ी संख्या में सैनिकों को समुद्र तट पर उतारा गया। इसके बाद से एक तरह से हम कहते हैं इस सेना का इटली एक तरह से
इटली इसका सामना नहीं कर पाता है। और फिर लास्ट में फिर एक तरह से हम कहते हैं कि भाई मुसोलिनी को बंदी बना लिया, तो इटली को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। 25 जुलाई 1943 को बंदी बनाया गया। 18 अप्रैल 1945 को देश की जनता ने मुसोलिनी को उसकी प्रेमिका पेताची के साथ मकदूम दे दिया गया और इसी के साथ इटली के अधिनायक मुसोलिनी का पतन। तो एक तरह से फासिज्म का अनुभव, उसके सिद्धांत, या फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसने किस प्रकार से एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो गृहनीति विदेशनीति के माध्यम से दुनिया को एक दूसरे विषय के नज़दीक लेके, ये सारी बातें थी। तो ये इटली का एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, एक तरह से फासीवाद की जो व्यवस्था थी उसका हमने विकास देखा। इसमें कोई ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आती तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। आगे समझ में आ गया सर। ठीक है बेटा। तो कल फिर